चलो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यू कैन से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, आप हेडिंग डाल दो लाइंस एंड एंगल्स। देखो चैप्टर का नेम तो लाइंस एंड एंगल्स है, जबकि हम लाइन तो पहले ही कर चुके हैं, इससे पहले जो क्लासेस थी उसमें लाइन हम कर चुके थे। ठीक है, तो अब आगे हम जब बात करते हैं तो शुरुआत हम करेंगे एंगल से। एंगल है क्या? एंगल है क्या वास्तव में? रियलिटी में एंगल क्या होता है? ये आपके पास में दो नॉन कोलिनियर लाइंस की बात करते हैं, लाइन भी नहीं रे की बात करते हैं। तो रियल में एंगल इज द यूनियन, एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर ray with common initial point। मीन्स आपके पास में है क्या? देखो एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे। कोलिनियर रे नहीं है, मतलब एक के ऊपर एक नहीं जा रही है, टू अलग अलग रे है। और वैसे एक के ऊपर एक में हो जाती है जब जीरो एंगल बनता है तब, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। मींस टू रे है, मान लो एक तो रे ये गई ए से स्टार्ट हुई बी की तरफ, और एक रे गई ए से स्टार्ट हुई सी की तरफ। तो ए बी एंड ए सी टू नॉन कोलिनियर रे हो गई, इनके बीच में एंगल बन रहा है। इसको आप थीटा से भी लिख सकते हो या सिंपल एंगल भी ले सकते हो। तो आपके पास टू रेज जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो हियर ए बी एंड ए सी, सॉरी ए सी आर टू रेज। ए बी और ए सी दो रे हैं हमारे पास, जिनका हुज इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट कौन है? ए है, जो कॉमन है दोनों में। भाई इसमें भी ए बी जा रही है, इसमें भी ए सी जा रही है, तो ए इनिशियल पॉइंट हो गया रे का, जहां से रे की स्टार्टिंग हुई। अब ध्यान रखना, ये जो दोनों रे है, दीज बोथ रेज आर नॉन एज आर्म, आर्म्स ऑफ एंगल। ये इस एंगल की आर्म्स कहला रही है, रे ए बी एंड रे ए सी, ये दोनों के दोनों इस एंगल की आर्म कहलाती है। और ये जो इनिशियल पॉइंट है, इट इज नोन एज वर्टेक्स। इसको हम एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। मतलब आपके पास टू आर्म्स है और एक वर्टेक्स है, इससे एंगल बनता है। अब इसको एक चीज और ध्यान देना, इस एंगल को हम नेम कैसे देते हैं? इसको नेम देने के कई मेथड है। सबसे पहला मेथड तो है नेम ऑफ एंगल। एक तो तरीका ये है बी ए सी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल बी ए सी। वो भी यही एंगल थीटा है, मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया सिर्फ। आप इसको ही लिख सकते हो एंगल सी ए बी। तो इसका मतलब ये एंगल थीटा ही है। मतलब आप बी ए सी लिखो या सी ए बी लिखो, सेम है। और आप इसको सिंपली एंगल ए भी लिख सकते हो, तो भी ये थीटा ही है। मींस ये सारे के सारे एंगल ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे रिप्रेजेंट करो, या सिर्फ एंगल ए लिख दो, ये सब के सब सेम है। मींस एंगल है क्या रियल में? टू नॉन कोलिनियर रे है, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। आप इसे लिखते हो एंगल बी ए सी। जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, मतलब जो वर्टेक्स है, वो हमेशा बीच में लिया जाएगा, बी ए सी या सी ए बी। ठीक है, ये दोनों इसके आर्म्स कहलाते हैं, आर्म्स, और ये इसका कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है, तो कोई भी एंगल होगा वो टू आर्म से मिलकर के बना होगा। ओके, राइट डाउन।
नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दो इंटीरियर ऑफ एंगल, किसी एंगल के इंटीरियर, ठीक है। और वी कैन से एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, जो इंटीरियर नहीं होगा वो एक्सटीरियर होगा। कैसे, इसको समझते हैं। देखो आपके पास में ये एंगल हमने बनाया बी ए एंड इधर सी पॉइंट, ये 2 रे थी, ये अपने पास से वर्टेक्स था, ठीक है। तो एक तो इसका इंटीरियर का रीजन होगा, एक इसका एक्सटीरियर का रीजन होगा। अब ये कैसे पता चलता है कि कोई भी पॉइंट इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है? तो इसके लिए बड़ा सीधा सा रूल है। अगर आपके पास में कोई पॉइंट P है जो इंटीरियर है तो उसकी पहचान कैसे होगी? वो पॉइंट रे AB के उस साइड में होगा जिस तरफ पॉइंट C है। तो इफ P is a point interior of angle BAC, then P and C are on same side of ray AB। रिपीट करता हूं, अभी आधी डेफिनेशन हुई। अभी अगर P आपके पास में इस एंगल ABC के या CAB के बीच में है, इंटीरियर है, तो इट मींस P जो होगा वो AB के उस साइड होगा जिस तरफ C है। मींस C और P दोनों AB के सेम साइड होंगे। ऐसे ही एंड P एंड B आर ऑन सेम साइड ऑफ रे AC, और इसी तरह से P और B रे AC के सेम साइड होंगे। ये शायद एक बारी में ना समझ आए तो इसको ऐसे समझ लो। आप क्या, चलो एक मिनट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखो, ये हमारे पास में है A, इधर B, इधर C। मेरे पास है कोई पॉइंट P, इधर मैं मान लो ले लेता हूं। ये इंटीरियर है या नहीं है ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने अभी लाइन बोली थी कि जो P पॉइंट होगा वो AB के उस साइड में होगा जहां पर C है। तो आप कहोगे सर ये रहा C इधर और P इधर, तो AB के तो सेम साइड हो गए, तो यहां पर तो कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन P AC के उस साइड होना चाहिए जहां पर B है। अब देखो AC के लिए P अपोजिट हो गया और B अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। वापस से रिपीट करता हूं, ये पॉइंट P की जगह पर क्यों लिख देता हूं? इंटीरियर है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? जब भी कोई पॉइंट इंटीरियर होगा तो वो AB के उस साइड में होगा जिस तरफ नेक्स्ट पॉइंट है। मींस अगर यहां पर C पॉइंट है तो C और P AB की सेम डायरेक्शन में होंगे, AB के सेम साइड होंगे। तो देखो यहां पर P जो था C के और A के, सॉरी C और P AB के सेम साइड में है। इसी तरह से देखो AC के P और B दोनों सेम साइड होंगे। मींस P पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब होगा? जब वो AB के उस तरफ हो जहां पर C पॉइंट हो, और AC के P पॉइंट उस तरफ हो जहां पर B पॉइंट हो। अब जैसे ये Q पॉइंट है, ये इंटीरियर क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब कहोगे सर AB के तो सेम साइड है C और Q, तो मैंने कहा यस, लेकिन AC के लिए B पॉइंट और Q पॉइंट अपोजिट साइड में है, तो इसलिए Q इंटीरियर नहीं है। और जो पॉइंट इंटीरियर नहीं होता, एंड अ पॉइंट which is not interior is exterior। जो पॉइंट इंटीरियर नहीं होगा उसे हम एक्सटीरियर कह देंगे। जैसे Q पॉइंट एक्सटीरियर है क्योंकि वो इंटीरियर नहीं है। तो सीधी सी बात है, इंटीरियर पॉइंट वैसे तो देखते ही पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कि वो इंटीरियर है या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखने से ना पता चले तो समझ लेना भाई हो सकता है पॉइंट को काफी हाइट पर दिया हो, तो आपको दोनों रेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा तब पता चलेगा। ठीक है, राइट डाउन। अब देखो एक चीज और, सिर्फ जरूरी नहीं है
कि एंगल के बीच में 1 पॉइंट ही हो, एंगल के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। भाई ये तो बहुत बड़ा रीजन है, यहाँ पर कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9, कितने भी पॉइंट्स लगा दो। इंटीरियर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं और एक्सटीरियर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी पॉइंट है जो ना इंटीरियर हो ना एक्सटीरियर हो, तो वो पॉइंट ऑन द एंगल होगा, मींस उस रे के ऊपर होगा। जैसे हमने ये बात कर ली, ए इधर बी था, इधर सी था। अब पॉइंट कहीं पर भी आप लगाओगे, अगर यहां लगाओगे तो इंटीरियर, यहां लगाओगे तो एक्सटीरियर, इधर इंटीरियर, इधर भी एक्सटीरियर। अब आपने यहां कहीं पर रख दिया तो ऑन द रे, यहां कहीं पर रख दिया तो ऑन द रे। ये ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, ये वाला पॉइंट भी ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, ये ऑन द रे होंगे। और अगर कोई इधर ही हो गया तो वर्टेक्स के ऊपर है, ठीक है। तो इन चीजों को भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट इज कॉन्ग्रुएंट एंगल, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब देखो कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब क्या है। हमेशा से कॉन्ग्रुएंट फिगर का एक ही मीनिंग होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, मेरा ये दोनों हैंड कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जब एक हैंड को इस पे रख लूंगा तो ये हैंड पूरा ढक जाएगा, ये वाला हैंड, और जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो मेरा बैक वाला हैंड पूरी तरह से ढक चुका है। तो दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, पूरी तरह से इक्वल है। अब बात आती है जब एंगल्स की, तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं। भाई आपके पास में ये एक एंगल है, यहां पे नेम दे रहा हूं ABC। अब पिछले वाले में मत सोच लेना सर पहले तो CAB आ रहा था, BAC ABC कैसे आ गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ABC एंगल और PQR एंगल, अगर आप इस एंगल को इसके ऊपर रख दो और उस स्टेज में ये एंगल इसको पूरा कवर कर ले, मतलब इसकी जो दोनों रे है इसके ऊपर चली जाए और इसका वर्टेक्स B और इसका वर्टेक्स Q सेम पॉइंट पर पहुंच जाए, तो उस केस के अंदर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहलाते हैं। जो इतनी लंबी डेफिनेशन बोली है ना, उसका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि अगर इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम हो, जितने डिग्री का ये बन रहा है उतने डिग्री का ये बने, तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं। बेसिक रूल फिर भी डेफिनेशन में लिखोगे तो डेफिनेशन क्या होगी, लिख लो आप, two angles are said to be congruent. Two angles are said to be congruent angles if a trace copy of वन, ट्रेस कॉपी ऑफ वन का मतलब हो गया है कि अगर आप एक की कॉपी लेते हो, कैन बी सुपरपोज्ड ऑन अदर। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये एंगल तो यहां पर था, ये एंगल यहां पर था, हमने ये वाला ही एंगल, इतने ही डिग्री का एंगल, मान लो यूं समझ लो, मैंने मेजरमेंट किया, ये ओरिजिनल एंगल ये था, ठीक है, मैंने इतने डिग्री का ये एंगल लेकर के मैं यहां पर चला गया और इसको मैंने इसके ऊपर पुट कर दिया। अब ऊपर पुट करते ये इसने इस वाले एंगल ने, जो मैंने मार्कर और पेन से बनाया, इसने इस वाले एंगल को पूरा ढक दिया, तो इट मींस ये एंगल इसको कवर कर रहा है। और यहां पर आप इसकी कॉपी ले लो और इसके ऊपर रखो, अगर ये अभी ये इसको कवर कर रहा है तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और इनको यूं भी कह सकता हूं मैं कि एंगल BAC और CAB कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, या ABC का मेजरमेंट एंगल ABC और एंगल PQR अगर इक्वल हैं, देन एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, याद रखना। अगर दोनों इक्वल हैं, मींस अगर ये इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल फंडा है।
दो एंगल्स अगर मेजरमेंट में इक्वल हैं तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी कहलाते। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं एंगल मेजर एक्सियम। एंगल मेजर एक्सियम क्या कहती है कि एंगल को हम मेजर किस में करें, हम एंगल का मेजरमेंट किस में निकालें। तो जब कभी भी एंगल का मेजरमेंट करना है तो हमारे पास से बहुत सारे सिस्टम है एंगल को मेजर करने के। एक तो होता है इंग्लिश सिस्टम, एक होता है फ्रेंच सिस्टम और एक होता है सर्कुलर सिस्टम। ये तीन सिस्टम है। अंग्रेजों ने दिया वो इंग्लिश सिस्टम होगा, जो फ्रेंच ने दिया वो फ्रेंच सिस्टम हो गया, और सर्कुलर सिस्टम रेडियन के अंदर मेजर करने के लिए आता है। लेकिन हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज लेते हैं वो स्टैंडर्ड सिस्टम है, इट इज इंग्लिश सिस्टम। ये सबसे ज्यादा एंगल मेजरमेंट के काम में आता है। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर इन डिग्री। आप एंगल को डिग्री में मेजर करते हो, जिसे छोटा सा गोला लगा करके ऊपर लिखा जाता है। आप एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर करते हो। और किस तरह से मेजर किया जाता है कि अगर आपके पास में लाइक दैट ये कोई भी एंगल है ए बी सी, तो आप इस एंगल को प्रोटेक्टर के थ्रू डिग्री में मेजर करोगे। मीन्स अगर आप यहां पर ये मान लो आप अपने प्रोटेक्टर के थ्रू, जो मैं कल की क्लास में बताऊंगा कैसे मेजर करते हैं, आप इसको जब मेजर करोगे तो ये डिग्री में मेजर होगा। आपने पढ़ा भी होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जूनियर क्लासेस में 90 डिग्री, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम एंगल को हमेशा डिग्री के अंदर मेजर करते हैं। और एंगल को रियल नंबर लाइन पर, एंगल को हमेशा रियल नंबर लाइन पर 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में मेजर किया जाता है। मीन्स आपके पास में ये जो लाइन है, अगर आप इस लाइन के ऊपर कभी भी एंगल को मेजर करते हो किसी भी पॉइंट पर, तो वो 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट होगा और पूरा घूम करके 180 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अगर आप भी एंगल की मेजरमेंट स्टार्ट करते हो तो शुरुआत होती है लाइन पर इस तरह से। ये पॉइंट है, मान लो इधर है और एक इस तरफ, इधर आपने ले लिया बी, इधर ले लिया ए, यहां ले लिया सी। तो ये वाला एंगल अगर 0 डिग्री है सिर्फ इस पॉइंट पर, तो यहां से लेकर यहां तक घूमने पर पूरा 180 डिग्री हो जाता है। मतलब ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो एंगल्स को हमेशा डिग्री में मेजर किया जाता है। मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री है, ठीक है। ये इंग्लिश सिस्टम में यूज ली जाती है और हम यही यूज लेंगे। देखो एंगल तो अपने पास में 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 और घूमते रहते हैं। इससे भी बड़े एंगल होते हैं 450, 630, 540, कितने भी। लेकिन जो एग्जैक्ट है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ एक स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है इट इज ऑलवेज 0 से 180 डिग्री। अगर आप वन साइड लेते हो तो ये पूरा 0 डिग्री से 180 डिग्री मेजर होता है। देखो जब आप एंगल की बात करते हो तो डिग्री ही सिर्फ एक यूनिट नहीं है। हम स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल है, उसमें हम लेते हैं मेजर के लिए डिग्री। अगर मान लो आपका से कभी एंगल थीटा आ रहा है तो हम लिखेंगे थीटा डिग्री, ठीक है, या एक्स डिग्री, जो भी आप ऊपर डिग्री लगा करके रिप्रेजेंट करते हो। अब होता क्या है, सिर्फ डिग्री ही नहीं होती। जैसे अपने पास में घड़ी की सुई के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आर हैंड होता है, आर, देन मिनट, देन सेकेंड्स। तो यहां पर भी डिग्री का पार्ट होता है मिनट और मिनट का पार्ट होता है सेकेंड। मींस अगर आप 1 डिग्री की बात करते हो तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मतलब डिग्री भी और छोटे पार्ट्स में तोड़ी जा सकती है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, जो हम सिंपल प्रोटेक्टर से
हम सिंपल प्रोटेक्टर से मेजर नहीं कर पाते ये, लेकिन अगर एग्जैक्ट कंडीशन पर आए ना तो जो डिग्री है उसके भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और सबसे पहला पार्ट होता है 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 16 सेकेंड। ये अंग्रेजों का दिया हुआ सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है, इसलिए इसमें डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करते टाइम पर यह ध्यान रखा गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होगा और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होगा। ये हायर लेवल पर आप पढ़ोगे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में एंगल एडिशन एक्सियम। एक्सियम, एंगल एडिशन एक्सियम। एंगल एडिशन एक्सियम क्या कहती है कि अगर आपके पास में ये कोई एंगल है ए बी सी, एबीसी कोई एंगल है, इसके बीच में कहीं पर भी इफ ABC is any angle and X is any interior point और X इसके बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट है, कैपिटल X ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप BX को ज्वाइंट करते हो और BX में एक रे बना देते हो, इफ वी जॉइन BX रे, आपने एक BX रे बना दी, तो अब होगा क्या, जब आपको ये पूरा एंगल निकालना होगा, एंगल ABC, देन एंगल ABC, आप इसको यूं लिखते हो मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, आपको ये पूरा एंगल मेजर करना है, तो इट इज इक्वल टू एंगल ABX प्लस XBC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल XBC। मींस अगर मुझको ये कंप्लीट एंगल निकालना है तो मैं ये एंगल और ये एंगल दोनों का एडिशन कर दूं, मेरे पास में कंप्लीट एंगल आ जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, कंडीशन क्या है, आपके पास में ये एंगल है कोई भी, यहां पर कहीं पर कोई इंटीरियर पॉइंट है X, ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B, ये रहा पॉइंट C, हमारे पास ये पूरा एंगल था ABC, मेरे पास इसके बीच में इंटीरियर में कोई पॉइंट आ गया, वो कहीं पर भी हो सकता है, मैंने इसको और इसको रे से मिला दिया, तो इट इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम होगा ये, इट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल। ये थ्योरम कहलाती है, सॉरी ये एक्सियम कहलाती है एंगल एडिशन एक्सियम। अब एक रूल याद रखना, एक्सियम का कोई प्रूफ नहीं होता है, ये पहले भी मैं करवा चुका हूं, जो मैंने एक्सियम की डेफिनेशन बताई थी, एक्सियम का कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं होता, वो जस्ट मान ली जाती है कि इट इज ट्रू। ओके, नाउ यू कैन राइट डाउन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट इज एंगल कंस्ट्रक्शन एक्सियम। एंगल कंस्ट्रक्शन एक्सियम ये क्या कहती है, आप एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हो, उससे रिलेटेड एक्सियम है, और एक्सियम ये बड़ी सिंपल है। ये क्या कहती है, अगर आपको कोई भी एक रे दी हुई है, मान लो AB रे दी हुई है, A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा, ये एक रे जा रही है AB। अब मुझसे कहा गया कि X डिग्री का एंगल बनाओ A के ऊपर, तो अब एक प्रॉब्लम आती है कि X डिग्री का एंगल किस तरफ बनाए। तो आपके पास मान लो X डिग्री इतना है, मान लो, तो आप इसको इस साइड में एंगल को बना सकते हो, ये X डिग्री एंगल है, जहां पर पॉइंट हमने C ले लिया, पर जरूरी थोड़ी आप इतने इस तरफ ही बनाओ, आप यहां पर भी बना सकते थे। थोड़ा सा इसको और कर देता हूं, आप एंगल तो इस तरफ भी बना सकते थे, इधर D हो जाता। तो एंगल कंस्ट्रक्शन एक्सियम ये कहती है कि आप किसी भी रे के दोनों साइड में एंगल बना सकते हो, ऊपर वाली साइड में भी और नीचे वाली साइड में भी सेम मेजरमेंट के एंगल। तो लिख लो आप, we can always construct
वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट टू एंगल्स या कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ गिवन मेजरमेंट, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ गिवन मेजरमेंट आइदर साइड ऑफ रे। आप किसी दिए हुए मेजरमेंट का एंगल रे के किसी भी साइड में बना सकते हो, इस साइड में भी और बैक वाली साइड में भी। मीन्स आप रे को तो सेंटर में रख रहे हो और हमसे कहा गया इस पर x डिग्री का बनाना है, तो आप इस वाले पॉइंट ए के ऊपर अगर बनाने को कह रहा है तो ऊपर की तरफ भी एंगल बन सकता है और इधर भी बन सकता है। ऐसे अगर ये रे ऐसे होती ए बी, अब वो कहता है x डिग्री बनाओ, तो आप इस तरफ भी x डिग्री बना सकते थे और आप इस साइड में भी x डिग्री बना सकते थे। तो आप मेजर करने के लिए एंगल कंस्ट्रक्शन एक्सियम कहती है कि आप दोनों साइड में कहीं पर भी एंगल्स बना सकते हो।